हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 2 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को राइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन क्या होती है और उसके सॉल्यूशन को किस प्रकार से डिराइव किया जाता है, जो कि हम इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के रिजल्ट्स जो हैं वो आज के टॉपिक में डायरेक्ट यूज़ होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ तो आज का टॉपिक जो है वो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे क्लासिकल मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए जो हमारे पास हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन आएगी वो उसकी फॉर्म क्या होगी, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? द जनरल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इज, जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन होती है, ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन एस के लिए लिखते हैं, और वो क्या होती है? एच विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू के करली एस बाई करली क्यू के कॉमा टी प्लस करली एस बाई करली टी इज इक्वल टू 0। ये है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन फॉर हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एस। ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन ना हुआ तो उस केस में हम यहाँ से टाइम को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप लाइन लिखेंगे, इफ हैमिल्टोनियन एच इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम टी देन एच जे इक्वेशन फॉर एस बिकम्स। अगर हैमिल्टोनियन एच टाइम का फंक्शन ना हुआ, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस कंजर्वेटिव सिस्टम में ऐसा होता है कि हैमिल्टोनियन टाइम का फंक्शन नहीं होता, तो उस केस में हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से t जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो यही इक्वेशन जो है s के लिए किस प्रकार बन जाएगी? एच क्यू के कॉमा करली एस बाई करली क्यू के प्लस करली एस बाई करली टी इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हमने यहाँ से टाइम t को जो है वो ड्रॉप कर दिया। अब इस इक्वेशन के सोल्यूशन को हमें लेट करना होगा। इक्वेशन 1 का जो सोल्यूशन होगा वो हमें s की वैल्यू देगा, और पिछले वीडियो में हमने जाना था, जब हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन ड्राइव की थी, तो वहाँ पर हमने जाना था कि जो s होता है वो फंक्शन होता है क्यू के का, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा के का एंड टाइम t का। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर s जो है वो क्यू के अल्फा के का भी फंक्शन है, साथ में t का भी फंक्शन है। तो हम इस सॉल्यूशन को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक होगा w विच विल बी द फंक्शन ऑफ क्यू के अल्फा के, और एक फंक्शन होगा टाइम t का जिसको हम लेंगे ft। तो s को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वन विल बी अ फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फा के, जिसको हम w से डिनोट कर रहे हैं, और इसी w को हम बोलते हैं हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन s प्लस फंक्शन ऑफ टाइम t। हमने इस तरह से लिख दिया। तो जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का, उसको हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन 1 का जो सोल्यूशन होगा वो हमें s की वैल्यू देगा, और s जो है क्यू के अल्फा के और टाइम का फंक्शन होता है, और इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। वन इज w हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फा के, एंड वन इज फंक्शन ऑफ टाइम t जिसको हमने ft ले लिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि अगर h एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होगा टाइम का, तो जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन होगी s के लिए, मींस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन के लिए, वो कुछ इस प्रकार से लिखी जा सकती है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दिया था, और जो इसका सोल्यूशन था जो हमें s की वैल्यू देगा उसको हमने लेट किया था, जो कि कुछ इस फॉर्म में था। w q के अल्फा k का फंक्शन था और f जो है वो टाइम का फंक्शन था। अब स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। मींस इस s की जगह हम पुट कर सकते हैं w, और इस s की जगह, क्योंकि यहाँ पर टाइम है तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं f। सो इक्वेशन 1 बिकम्स h qk कॉमा, इस s की जगह आपको पुट करना होगा w, क्योंकि यहाँ पर qk है और w जो है वो qk का फंक्शन है, प्लस इस s की जगह आपको पुट करना होगा f। ft को हम सिंपली f ही लिख रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि f जो है वो t का फंक्शन है, इक्वल टू 0। अगर हम प्लस करली f बाय करली t को इधर ले आएं तो ये बन जाएगा h qk कॉमा करली w बाय करली qk इज इक्वल टू माइनस करली f बाय करली t। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू qk, और थर्ड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में पार्शियल डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों टर्म जो हैं वो इक्वल हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों टर्म जो हैं वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हों, और उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं अल्फा 1। तो आप लिखेंगे लाइन सेटिंग ईच साइड ऑफ इक्वेशन 3 इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा 1 से। तो हम दोनों साइड्स को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, इक्वेशन 3 की, उसको हम एक कांस्टेंट के बराबर अल्फा 1 के बराबर रखेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को अल्फा 1 के बराबर रखें तो हमें मिलेगा h qk कॉमा करली w बाय करली qk इक्वल टू अल्फा 1। इसको हम फोर्थ इक्वेशन देंगे। और अगर हम माइनस करली f बाय करली t को अल्फा 1 के बराबर रखें तो यहाँ से करली f बाय करली t की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा 1। हमें यहाँ से f की वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेशन करना होगा दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो यहाँ से करली t से dt कैंसिल हो जाएगा, और करली f का इंटीग्रेशन हो जाएगा f इक्वल टू माइनस अल्फा 1, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो f जो है वो क्लियरली टाइम का फंक्शन है। तो अगर हम फिफ्थ इक्वेशन को, मीन्स f की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें सेकेंड इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? यूजिंग 5 इन 2 वी गेट s qk अल्फा k कॉमा t विल बी इक्वल टू w qk कॉमा अल्फा k माइनस ft की वैल्यू है माइनस अल्फा 1t। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दें, और अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें qk के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? w qk का फंक्शन है तो ये हो जाएगा करली w बाय करली qk, और अल्फा जो है ये वाली टर्म जो है यहाँ पर qk अपीयर नहीं हो रहा, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव qk के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। करली s बाय करली qk इज इक्वल टू करली w बाय करली qk। इसको हम देंगे सेवन्थ इक्वेशन। और अगर हम सिक्स इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा? करली s बाय करली t इज इक्वल टू w t का फंक्शन नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और इस टर्म का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में दैट विल बी माइनस अल्फा 1। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि ये आगे यूज़ होंगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक फोर्थ इक्वेशन लिखी थी, जो कि थी h qk कॉमा करली w बाय करली qk इज इक्वल टू अल्फा 1, जहां पर अल्फा 1 कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में, इस हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में टाइम अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट एच जे इक्वेशन। तो आप लाइन लिखेंगे दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट एच जे इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स जब हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन और उसका सोल्यूशन ड्राइव किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि हमें हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में अल्फा के कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन मिलते हैं अल्फा के, जहां पर k की जो वैल्यू होती है वो 1 to n होती है। और उन अल्फा के कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन में से जो एक कांस्टेंट है अल्फा 1, वो किसके बराबर आ रहा है? वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन h के बराबर आ रहा है। तो अल्फा के कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन में से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा 1 ऐसा होगा जो हमारे सिस्टम को हमारे सिस्टम के हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करता है, और हैमिल्टोनियन जो है सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। यही लाइन अब आपको आगे लिखनी है। आउट ऑफ अल्फा के कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 कांस्टेंट अल्फा 1 इज दस इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ h। और अगर हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें
तो कंजर्वेटिव सिस्टम में जो हैमिल्टोनियन होता है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अल्फा 1 जो है वो एनर्जी को कैपिटल E जो कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम H इक्वल टू अल्फा 1 इक्वल टू E वेयर E रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है और वो अल्फा 1 की वैल्यू से हमें मिल जाएगी। दस फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम HJ इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज। तो अगर हम फोर्थ इक्वेशन को कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लिखना चाहें तो H जो है कंजर्वेटिव सिस्टम में टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच क्यू के कॉमा करली डब्ल्यू बाई करली क्यू के इज इक्वल टू ई। इसको हमने नाइन्थ इक्वेशन दे दिया। तो दिस इज एच जे इक्वेशन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन W के बारे में। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को देखा और साथ के साथ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को देखा फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। आइए बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन W के बारे में। तो आप हेडिंग बनाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन W। हमें पता है W जो है वो फंक्शन होता है क्यू के एंड अल्फा के का। अगर हम दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लें, टोटल टाइम डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा dw बाई dt इज इक्वल टू समेशन के। W का पहले हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा फर्स्ट वेरिएबल क्यू के रिस्पेक्ट में, करली W बाई करली क्यू के, साथ में क्यू के का टाइम डेरिवेटिव जो कि होगा क्यू के डॉट प्लस समेशन के। फिर हमें W का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा अल्फा के रिस्पेक्ट में, फिर साथ में अल्फा के का टाइम डेरिवेटिव जिसको हम डिनोट करेंगे अल्फा के डॉट से। बट अल्फा के तो कांस्टेंट है तो अल्फा के डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि अल्फा के डॉट जो है वो जीरो होगा, क्योंकि अल्फा के जो है वो कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। ये टर्म कैसे लिखी जाएगी? पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो सेवंथ इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी? सेवंथ इक्वेशन थी करली एस बाई करली क्यू के दैट वाज इक्वल टू करली डब्ल्यू बाई करली क्यू के। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन थी। तो करली डब्ल्यू बाई करली क्यू के की जगह हम करली एस बाई करली क्यू के लिख सकते हैं, साथ में क्यू के डॉट, ये तो टर्म जीरो हो गई पूरी की पूरी। और जब हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को ड्राइव किया था और उसके सोल्यूशन को ड्राइव किया था तो वहां पर हमने एक चीज जानी थी, जो करली एस बाई करली क्यू के होता है वो पीके के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट हम यहां पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो इस करली एस बाई करली क्यू के की जगह आप लिख देंगे समेशन के पी के क्यू के डॉट। तो अगर हमें यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो आइए करते हैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ। dw बाई डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन समेशन के पी के क्यू के डॉट, साथ में डी टी आ जाएगा। अब ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसको सॉल्व करके तो यहाँ से आपको W मिल जाएगा। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो हैमिल्टोनियन का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के बीच में रिलेशन होता है H इज इक्वल टू समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस L। अगर हम L को इधर ले आए तो हमें मिलेगा H प्लस L इज इक्वल टू समेशन के पी के क्यू के डॉट, और H होता है हमारे पास T प्लस V कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, और L होता है हमारे पास T माइनस V, जहां पर T है काइनेटिक एनर्जी और V है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर V से V जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 2T इज इक्वल टू समेशन के पी के क्यू के डॉट। मीन्स ये जो टर्म है समेशन के पी के क्यू के डॉट इट रिप्रेजेंट्स ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन्स 2T। तो इसकी जगह हम 2T लिख देंगे। तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 2T dt, और टाइम इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं एक्शन ए ऑफ द सिस्टम। तो जो हमारा W है विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू के एंड अल्फा के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्शन ए ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन W, कि ये एक्शन ए ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नीचे लाइन लिखेंगे, दस W क्यू के कॉमा अल्फा के इज आइडेंटिफाइड एज एक्शन ए ऑफ द सिस्टम। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ W। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है W, वो आखिरकार किस तरह की कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करता है,
उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जो हमारा हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है W वो किस प्रकार की कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करेगा। तो आप हेडिंग बनाएंगे टाइप ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटेड बाय W। देखिए स्टूडेंट्स, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम ओल्ड सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं कैनोनिकली टू अ न्यू सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कैपिटल QK एंड कैपिटल PK। जो हमारी हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी है, जब हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन को ड्राइव किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जो PK होगा वो कांस्टेंट्स ऑफ मोशन होगा और PK जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा K के बराबर होगा। बट उन अल्फा K में से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा 1 कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के बराबर होगा। तो हमें इस प्रकार की कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है। हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन W को इस प्रकार से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करनी है कि जब हम स्मॉल QP से कैपिटल QK कैपिटल PK में जाएं तो हमारे पास जो PK हों, जो हमारे न्यू मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हों, वो सभी कांस्टेंट ऑफ मोशन हो और वो अल्फा K के बराबर हो। मींस PK जो हैं वो अल्फा K के बराबर होगा और इन अल्फा K में से एक कांस्टेंट अल्फा 1 पर्टिकुलरली H के बराबर होगा। तो ऐसी हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है। तो आप लाइन लिखेंगे, कंसिडर अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन विच न्यू मोमेंटा PK आर ऑल कांस्टेंट्स ऑफ मोशन अल्फा K वेयर इन वन पर्टिकुलर अल्फा 1 इज कांस्टेंट ऑफ मोशन H। हमें एक ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करनी है कि जब हम स्मॉल QK स्मॉल PK से कैपिटल QK PK में जाएं तो कैपिटल PK जो है वो कांस्टेंट्स ऑफ मोशन अल्फा K हों और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा 1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के बराबर हो। तो मींस यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी कि जो हैमिल्टोनियन है विच इज द फंक्शन ऑफ QK एंड स्मॉल PK विच इज द फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर हैमिल्टोनियन टाइम का फंक्शन नहीं है। जनरली हैमिल्टोनियन QK PK के साथ साथ टाइम का भी फंक्शन होता है, बट यहाँ पर हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहे। दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा 1। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखेंगे हम। लेट जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज, हम मान लेते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो होगा F इज इक्वल टू W QK अल्फा K। हमारा जो हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो QK अल्फा K का फंक्शन होता है, बट हमने देखा कि अल्फा K जो है वो PK के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QK और यहाँ पर कैपिटल PK लिख सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, यहाँ पर हमें स्मॉल QK दिया हुआ है तो हमें स्मॉल PK कैसे मिल सकता है। स्मॉल PK हमें मिल सकता है कर्ली W बाय कर्ली QK करके। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम 10 दे देते हैं, इसको हम 11 दे देते हैं। और जो हमें यहाँ पर कैपिटल PK लिखा हुआ है तो हमें कैपिटल QK कैसे मिल सकता है, कर्ली W बाय कर्ली PK करके, ये आप जानते हैं। इसको हम दे देते हैं 12th इक्वेशन। तो अगर हम 11th इक्वेशन को यहाँ पर यूज करें 10th में, इस PK को रिप्लेस कर दे कर्ली W बाय कर्ली QK से, तो हमें क्या मिलेगा। तो आप लिखेंगे, लाइन लिख दीजिए यहाँ पर, यूजिंग 11 इन 10 वी गेट H, साथ में क्या है यहाँ पर QK और यहाँ पर क्या है PK। PK की जगह हम लिखेंगे कर्ली W बाय कर्ली QK और यहाँ पर क्या है इक्वल टू अल्फा 1। तो ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 13, ये बिल्कुल सेम है 4th इक्वेशन की तरह, अगर आपको याद हो, विच इज सेम एज इक्वेशन 4 विच इज टाइम इंडिपेंडेंट HJ इक्वेशन। तो इस हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से हम टाइम इंडिपेंडेंट HJ इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है जो न्यू हैमिल्टोनियन होता है H डैश और जो ओल्ड हैमिल्टोनियन होता है H, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। H डैश जो होता है वो होता है H प्लस कर्ली F बाय कर्ली T, जहां पर F जो है वो जनरेटिंग फंक्शन होता है। अभी हमने पिछले सेक्शन में F को हमने W के बराबर लिया था, तो यहाँ पर आप F की जगह W पुट कर देंगे। बट W जो है वो QK और अल्फा K का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कर्ली W बाय कर्ली T कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो करली डब्ल्यू बाय करली टी जो है वो 0 हो जाएगा, मींस एच डैश जो है वो एच के बराबर हो जाएगा। न्यू हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल टू ओल्ड हैमिल्टोनियन जो कि अल्फा 1 के बराबर होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो W है वो इस प्रकार की कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करेगा जिसमें हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे कैपिटल Q के वो साइक्लिक होंगे। क्यों साइक्लिक होंगे? क्योंकि जो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन है एच डैश, दैट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू के एंड पी के। एच डैश कॉन्स्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो है ये है कि वो क्यू के पर डिपेंड ही नहीं करेगा। कैपिटल क्यू के विल नॉट अपीयर इन एच डैश। एच डैश जो है वो अल्फा 1 के बराबर है और हमें पता है अल्फा के जो है वो पी के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फा 1 किसके बराबर आ जाएगा? P1 के बराबर आ जाएगा। मीन्स अल्फा 1 जो है वो P1 के बराबर होगा। P1 के बराबर होगा। P1 क्या है? वन ऑफ द न्यू मोमेंटा है। न्यू मोमेंटा हमारे क्या है? पीके हैं और P1 उन्हीं में से एक है। तो हमारा जो न्यू हैमिल्टोनियन होगा वो क्यूके पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ वन ऑफ द न्यू मोमेंटा P1 पर डिपेंड कर रहा है। तो मीन्स क्यूके यहाँ पर साइक्लिक हो जाएंगे, इट विल नॉट अपीयर इन एच डैश। तो आप लिखेंगे thus W generates a canonical transformation where all the new coordinates QK are cyclic as H dash equal to alpha 1 और alpha 1 जो है वो P1 के बराबर है और P1 जो है one of the new momenta है, depending only on the new momenta and does not depend on QK। सिर्फ एक मोमेंटा पर डिपेंड कर रहा है जो कि न्यू मोमेंटा है P1 और QK पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें क्यूके और पीके की फॉर्म में तो वो होती हैं पीके डॉट इज इक्वल टू माइनस कर लिया एच डैश बाय कर ली क्यूके। एच डैश कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव क्यूके के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा बिकॉज एच डैश इक्वल टू अल्फा 1 जो कि कांस्टेंट है। अगर पीके डॉट इक्वल टू 0 आ गया, डॉट यहाँ टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ पीके 0 है तो मीन्स पीके जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा जिसको हम अल्फा के ले लेंगे। और क्यूके डॉट सेकंड हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन होगी क्यूके डॉट इज इक्वल टू कर ली एच डैश बाय कर ली पीके। एच डैश जो है वो अल्फा 1 के बराबर है और पीके जो है वो अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये टर्म जो है वो कर लिया अल्फा 1 बाय कर लिया अल्फा 1 मीन्स 1 हो जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू 1 फॉर के इक्वल टू 1 एंड 0। अगर यहाँ पर के की वैल्यू 1 के अलावा 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई तो ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है कर लिया अल्फा 1 बाय कर लिया अल्फा 2 0 हो जाएगा, कर लिया अल्फा 1 बाय कर लिया अल्फा 3 0 हो जाएगा। दैट विल बी 0 फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ के अदर देन 1। तो स्टूडेंट्स क्यू के डॉट जो है वो क्या निकल के आ रहा है? 1 कब निकल के आ रहा है? जब हमारे पास 1 कब निकल के आ रहा है? फॉर के इक्वल टू 1 के लिए। तो के की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो Q1 डॉट जो है वो 1 के बराबर आ गया। तो Q1 डॉट 1 के बराबर आ रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है ये हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि क्यूके डॉट जो है वो 1 होगा फॉर के इक्वल टू 1 एंड 0 होगा फॉर के नॉट इक्वल टू 1। आइए दोनों केसेस को अलग अलग एनालिसिस करते हैं। अगर क्यूके डॉट 1 है फॉर के इक्वल टू 1 तो के की वैल्यू 1 पुट करने पर यहाँ से आ जाएगा Q1 डॉट इक्वल टू 1। Q1 डॉट का मतलब है dQ1 बाई dt इक्वल टू 1। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो dQ1 बाई dt इंटू dt इज इक्वल टू 1 इंटू dt। तो यहाँ से dt कैंसिल कट गया और यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1 का इंटीग्रेशन t प्लस हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बीटा 1। तो इसी प्रकार से अगर क्यूके डॉट जो है वो 0 के बराबर है फॉर के नॉट इक्वल टू 1 तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि डी क्यू के बाई डी टी इक्वल टू 0 है। टाइम डेरिवेटिव क्यू के का 0 होगा, मीन्स क्यू के जो है वो बीटा के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। तो मीन्स क्यू के अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था 12th इक्वेशन में, वो था करली डब्ल्यू बाय करली पीके के बराबर, करली डब्ल्यू बाय करली पीके के बराबर था। तो यहाँ पर हम करली डब्ल्यू बाय करली पीके लिख सकते हैं और पीके किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे, न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे क्यू के, उनमें से सिर्फ एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा न्यू कोऑर्डिनेट जो कि कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा, वो टाइम पर डिपेंड करेगा। बाकी सभी के सभी क्यू के जो हैं वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होंगे। तो कंक्लूजन में आपको एक लाइन लिखनी होगी, thus out of all new coordinates qk q1 is the only coordinate which is not a constant of motion। तो सभी न्यू कोऑर्डिनेट्स qk में से q1 ही अकेला ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जो टाइम पर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं होगा। बाकी सभी जो है वो कांस्टेंट बीटा के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास
एच जे इक्वेशन फॉर हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसमें हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा हैमिल्टन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का, और साथ के साथ टाइप ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटेड बाय डब्ल्यू भी स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।